झारखंड राज्यसभा चुनाव में खुल गए क्रॉस वोटिंग के दरवाजे। 2 सीटों के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में। जेएमएम कांग्रेस प्रत्याशियों के अलावा बीजेपी समर्थित निर्दलीय परिमल नाथवानी ने दाखिल किया नामांकन। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक जारी। बीजेपी से मुकाबले की बन रही रणनीति। मीटिंग में ऑनलाइन शामिल हुए उद्धव ठाकरे। गिरफ्तारी से बचने के लिए पटना सिविल कोर्ट में फैजल खान की याचिका। आज या कल हो सकती है सुनवाई। ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद की जमानत पर सुनवाई पूरी। सकुशल संपन्न हुई पुलिस भर्ती परीक्षा की पहली पाली। 32,000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। कल और परसों 2 दिन और होंगे इम्तिहान। शामली में धर्म परिवर्तन मामले में बड़ी कार्रवाई। जिम ट्रेनर और उसका पिता हिरासत में। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो देखिए, झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों पर हो रहा चुनाव अब क्रॉस वोटिंग से तय हो रहा है। आज कांग्रेस और झामुमो के प्रत्याशियों के साथ निर्दलीय बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। तकनीकी रूप से अगर देखें तो जेएमएम और कांग्रेस के पास अपने दोनों प्रत्याशियों को जिताने के लिए पर्याप्त संख्या बल है, लेकिन बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार को जीतने के लिए जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों में सेंधमारी करनी होगी। अब देखिए, खबर यह है कि तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक रिजॉर्ट बुक कराकर जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों को वहां भेज दिया गया, यानी भेजा जा सकता है। मतलब साफ है कि जेएमएम और कांग्रेस अपने विधायकों को टूट से बचाना चाहती है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। झारखंड के राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हुआ ये पूरा अपडेट है, जहां पर बीजेपी की तरफ से भी देखिए अब नामांकन दाखिल कर दिया गया है। चूंकि झारखंड का अगर हम जिक्र करते हैं तो बीजेपी के सामने मुश्किलें हैं। संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो जेएमएम और कांग्रेस के प्रत्याशियों के पास इतना संख्या बल है कि वो अपने उम्मीदवार को राज्यसभा चुनाव में जितवा सकती हैं, लेकिन बीजेपी के पास इतना संख्या बल है नहीं। लेकिन इसके बाद भी अगर उम्मीदवार उतारा गया है तो निश्चित तौर पर अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, क्या झारखंड राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। और इसी चीज से बचने के लिए जेएमएम और कांग्रेस ने अपने सभी जितने भी विधायक हैं उन सबको भेज दिया है। और ये कहा जा रहा है कि अब टूट ना पड़े, क्रॉस वोटिंग ना हो, इस लिहाज से बचने के लिए जितने भी पैतरे हैं वो जेएमएम और कांग्रेस जो है वो अपना रही है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर झारखंड राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई। मैं पुराना झारखंडी हूँ और झारखंड में रहा हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जीत बहुत अच्छी होगी और सबका सहयोग मिलेगा, तो मैं जीतने वाला ही हूँ। आपने काम कर लिया है। आंकड़े के बात मैं नहीं करता हूँ। झारखंड के लिए मैंने क्या काम किया हुआ है, मेरे 2 टर्म आपने देखा है, उससे ज्यादा ही होगा। मैंने यहाँ हॉस्पिटल बनाई थी, फिर आईएम भी बनाया था, तो ये सब मेरा काम तो इधर है ही सबके सामने। तो आने वाले दिनों में अच्छा काम करेंगे और झारखंड को आगे लेकर जाएंगे 100%। ये मेरे परसेंटेज बहुत लोग मिले जो है। आज तरीके से माननीय मुख्यमंत्री की लीडरशिप में हम लोग गए और अपना नॉमिनेशन किया। 2 सेट में 20 प्रस्ताव किए आपके, तो जीत आपकी लगभग तय है। दोनों की जीत पक्की है। हम लोग की गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों की जीत पक्की है। बीजेपी समर्थित राज्यसभा प्रत्याशी परिमल नाथवानी ने नामांकन में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि परिमल नाथवानी पहले भी राज्यसभा सांसद झारखंड में रहे हैं। इन्होंने बेहतर काम ही किया है, इसलिए हम लोगों ने इनको समर्थन दिया। पूरी एकजुटता के साथ एनडीए इनके पक्ष में मतदान करेगी। तो वहीं मंत्री इरफान अंसारी ने यह कहा है कि बीजेपी अपनी छीछा लेदर करवाने में जुटी हुई है। भाजपा ने बाजार बना के रख दिया है। हम विधायकों का गोल मोल भाजपा लगाएंगे क्या? ठीक परंपरा नहीं है। भाजपा को सुधरना चाहिए। आगे बढ़ाई ना आईडी अपने आदत में भाजपा सुधार लाए, नहीं तो गंभीर परिणाम। भाजपा बोल रही है 10
सब लोगों के पास संख्या बात को पूछते थे जी, इसलिए हम सब लोगों ने परिमल नथवानी जी को समर्थन कर दिया। खत्म। ये लोकतंत्र में जो नियम है, आईन कानून है, यहाँ हम लोग को 28 एक्चुअली हमारे मेंबर नहीं थे, जीतने के लिए संख्या कम है। ये स्वतः स्फूर्त सभी भाजपा के विधायकों ने, एनडीए के विधायकों ने मन बनाया है कि हम यूपीए सरकार के विरोध में वोट करेंगे। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने भी कहा कि बीजेपी के पास संख्या बल नहीं रहने पर भी वो राज्यसभा के मैदान में उतर हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रही है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर पुनः एक बार झारखंड को शर्मसार करने का उन्होंने प्रयास किया है, क्योंकि जिस प्रकार जब उनके पास संख्या बल नहीं है तो ये हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत स्पष्ट से उनका ये प्रयास, जबकि हमारे पास संख्या बल है, उन्हें तो नॉमिनेशन ही नहीं करना था। तो ये इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की जनता के आंख में धूल झोंकने का और हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का उन्होंने कुत्सित प्रयास किया है। बिहार के विधान परिषद की 10 सीटों के लिए नामांकन के आखिरी दिन एनडीए के 9 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया। इसमें नीतीश के बेटे निशांत और भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी शामिल है। खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस दौरान मौजूद रहे और इधर आरजेडी की तरफ से सुनील सिंह ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। इस तरह 10 सीटों पर 10 प्रत्याशी हो गए हैं, जिसका मतलब ये है कि यहां मतदान नहीं होगा और सभी 10 प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। इस चुनाव की खास बात यह है कि एनडीए के 9 प्रत्याशियों में मंत्री दीपक प्रकाश का नाम नहीं है। दीपक प्रकाश सम्राट चौधरी कैबिनेट में मंत्री हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, लेकिन मंत्री होने के बावजूद वो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। उनके पास विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होने के लिए लगभग 4.5 महीने का समय है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। है, लेकिन जो दिख रहा है वो जीतेगा और सब लोगों ने भी नॉमिनेशन किया है। मुझे लगता है कि इस टाइप से एनडीए ने अपना प्रत्याशी दिया है इस बार। उस सामाजिक समीकरण के लोग लार्जर एप्रिसिएशन है। जेडी में तो हम लोगों ने 50% महिलाओं को दिया, 4 में 2 महिलाओं को दिया। वो भी है जो हम लोग के तरीका रहा है काम करने का, जिस हिसाब से वो हर एक समाज को जोड़ कर करते रहे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अप्रिसिएशन है, सब काम करेंगे मिल करके। अपनी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने मुझ पर विश्वास किया। मैं इस विश्वास को खड़ा उतरने की कोशिश करूँगा। अपनी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने मुझ पर विश्वास किया। मैं इस विश्वास को खड़ा उतरने की कोशिश करूँगा। बधाई देते हैं माध्यम से आप लोगों को बधाई देती हूँ। सबसे पहले मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देती हूँ कि हमारे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को और अति पिछड़ा को इतना मान सम्मान किया गया। एनडीए सरकार को घेरने के लिए आज दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही है और इस बैठक में 23 विपक्षी दल शामिल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने के उद्देश्य से इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत कई प्रमुख विपक्षी नेता शामिल हुए हैं। कोचिंग विवाद मामले में देखिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पटना सिविल कोर्ट में फैजल खान की याचिका डाली गई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए ये याचिका दाखिल की गई है और सुनवाई आज या कल हो सकती है। ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद की जमानत पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और जो आदेश है, जो फैसला है, उसे सुरक्षित रखा गया है और अगली तारीख में उस फैसले को भी सुनाया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर फैजल खान का जिक्र करते हैं तो गिरफ्तारी से बचने के लिए उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई है, जो कि आज या कल इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत आज से हो गई है। इस परीक्षा की पहली पाली खत्म हो गई।
जहां 32,679 सिपाही पदों के लिए 28,86,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 3 दिनों तक 75 जिलों के 1,183 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। हर पाली में 4,81,000 से ज्यादा परीक्षार्थी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रशासन ने सीसीटीवी निगरानी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और कड़ी सुरक्षा के बीच निष्पक्ष परीक्षा कराने का दावा किया है। और ये आपको 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। पहली तस्वीर देखें लखनऊ के सेंटर की, दूसरी तस्वीर ललितपुर से लेकर अयोध्या और प्रयागराज की तस्वीर है, और बाकी यूपी सिपाही की भर्ती परीक्षा पर सुरक्षा किस तरीके से की गई है वो भी आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। और आप ये देखकर अंदाजा भी लगा सकते हैं कि भीड़ तो है ही, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी के हिसाब से भी खास तैयारियां की गई हैं, चाहे लखनऊ में हो, ललितपुर में हो, अयोध्या या फिर प्रयागराज में हो। हालांकि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की जो पहली पाली थी वो सकुशल संपन्न भी हो चुकी है, और जिसमें 28 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देखिए परीक्षा दे रहे हैं, और इसी लिहाज से परीक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही ना हो, सुरक्षा व्यवस्था भी टाइट की गई है। सिपाही भर्ती परीक्षा पहली पाली जो थी वो पेपर समाप्त हो चुका है। छात्रों का निकलना बाहर शुरू हो चुका है। पहली पाली के छात्र जो हैं वो परीक्षा देखते हुए निकल रहे हैं। हमारे पीछे आप देखिए किस तरीके से छात्र यहाँ पर परीक्षा दे करके निकलते हुए आ रहे हैं। आज उन्होंने अपनी पहली पाली की परीक्षा जो है वो दी है, और पहली पाली की परीक्षा जिस तरीके से पहली पाली की परीक्षा संपन्न हुई है, कैसा गया पेपर? कैसा? बहुत अच्छा हुआ है पेपर सर। थोड़ा अनएक्सपेक्टेड 2 क्वेश्चन आए प्रोबेबिलिटी की जो कि पहले नहीं आए हैं अभी तक, बाद बाकी और ओवरऑल ठीक था। पुराने की तरह तो नहीं आए हैं क्वेश्चन, कुछ अनाप शनाप तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं। ये पेपर है, इनके हाथ में पेपर है। कैसा गया पेपर आज आपका? पेपर ठीक गया। किस तरह के प्रश्न आए हैं आज? प्रश्न नॉर्मल थे, ज्यादा हार्ड भी नहीं थे। जीएस व स्टोरी हार्ड थी बस। सामान्य ज्ञान की क्या कैसे क्वेश्चन आए? सामान्य ज्ञान के बढ़िया थे, करंट से रिलेटेड थे। और मैथ्स के वगैरह? मैथ्स तो नॉर्मल थे। पेपर कैसा रहा आपका? बढ़िया पेपर नहीं सब बढ़िया सुविधा दी। सामान्य ज्ञान जैसा पेपर कैसा था? नहीं सब बढ़िया। मैथ्स का भी पेपर ठीक था? हाँ। क्या क्या लेके जाना मिला था आपको? एक बॉल पेन और आधार कार्ड और एडमिट कार्ड। उसके अलावा कुछ नहीं? नहीं। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी बेल्ट वगैरह सब उतार दिए थे। हाँ। तो ये सिपाही भर्ती की परीक्षा थी। पहली पाली की परीक्षा जो है वो समाप्त हो चुकी है, और यानी कि सभी छात्र अब निकलना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि ये पहली पाली की परीक्षा थी, क्योंकि पहली बार जो सवाल जवाब जिस तरीके से आए थे उसको लेकर के कई आपत्तिजनक बातें हुई थी। उसके बाद से लगातार सवाल जवाब खड़े हुए थे, विपक्ष भी उस पर हमलावर था। लेकिन इस बार की परीक्षा की पाली जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, यानी कि पहली पाली की परीक्षा हो चुकी है और तमाम छात्र जो है परीक्षा देकर निकल रहे हैं। कैमरामैन नीरज के साथ मैं संदीप मिश्रा, आज की खबर, लखनऊ। शामली से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, जहां पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोप है कि एक दवा कारोबारी के बेटे को प्रेमजाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। परिजनों ने युवक के व्यवहार में लंबे समय से बदलाव की बात कहते हुए गंभीर आरोप लगाए। मामले में निकाह और आर्थिक लाभ लेने के आरोप भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। असामाजिक तत्व जो हैं, जो मुल्ला मौलवी, वो अपने कॉन्फिडेंस में लेकर कुछ गलत सलत डाइवर्ट करने में लगे हुए हैं। दाढ़ी का तो वो शौकीन पहले से भी था, लेकिन अब कुछ बड़ी हो रही दाढ़ी, लेकिन हम उसमें प्रयास ये कर रहे हैं कि जल्द ही मैं उसे अपने पास में वापस कर लूं। तो जानकारी ये हुई कि देवराज मलिक का एक ही बेटा है आयुष, और यहाँ की हमारे जनपद शामली की काजीवाड़ा की एक कुरैशी की बेटी है जिनका नाम इस्लाम कुरैशी, जो फलों का व्यापार करते हैं, लगा के ठेला वगैरह ठेलिया पे जूस वगैरह बेचते हैं। उनकी बेटी, कई बेटियां हैं, उसमें एक चांदनी नाम की उनकी बेटी है, काफी वयस्क है, और उसके माध्यम से इसको फंसाया गया। इसमें अभी वर्तमान में लंबी लंबी दाढ़ी रखता है और इस्लामिक टोपी लगाता है, कुर्ता पजामे पहनता है ये, और अपने फादर से कम ही बात करता है। पाकिस्तान के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं वहाँ के, डॉक्टर इसरार, आप यूट्यूब पर देखते हैं उनका भाषण, तो उनका यही काम है कन्वर्जन कराना और भाषण देना इस्लाम के तमाम
इश्यूज पर, उनको ये फॉलो करता, उनसे प्रभावित हुआ ये, और वापस लड़की ने निकाह करने के एवज में इससे ये काम कराया इससे। जहां मुजफ्फरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है, जबकि मुख्य निशाने पर राजपूत समाज है। उन्होंने सामाजिक संतुलन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर भी कई गंभीर सवाल उठाए। कार्यक्रम में चेतन आनंद के राजनीतिक फैसले का बचाव करते हुए उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने समाज की भागीदारी और आगामी चुनाव को लेकर भी अहम दावे किए हैं। बिजनौर जिले में गुलदार के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हिमपुर दीपा क्षेत्र के गदनपुरा गांव के पास गुलदार ने बाइक सवार 2 युवकों पर अचानक से हमला कर दिया। हमले में दोनों युवक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल है और लोग घरों से निकलने से कतरा रहे हैं। तो वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने के लिए क्षेत्र में पिंजरा लगाने की मांग की है। हम दोनों भाई गदनपुरे से डॉक्टर अमित से दवाई लेके वापस आ रहे थे। सहदेव के कोई के पास हमें लगा कि भाई के पास जैसे कोई बिल्ली वगैरह आई हो, इसने हेड हिट करी। मैंने इसके दांत मार के उसने करा। मैंने पीछे की मुड़ कर देखा तो पूरा गुलदार था। वो कम से कम हमारे पीछे 100 मीटर भागा। अच्छा, कम से कम। हम दोनों भाई इतने तो घटना कहाँ की है? घटना सहदेव के कुएं पे है। अच्छा, वहाँ गुलदार है? गदनपुरे का सहदेव है भाई, उसका वहाँ पर ट्वेल है, उसके कुएं पर, ठीक उसके कुएं। तो आप बाइक से थे? हम लोग बाइक से थे दोनों भाई। ठीक है, हम वहाँ से आ रहे थे, वो काफ़ी देर तक हमारे पीछे भागा, लेकिन शुक्र ये हुआ कि हमारी बाइक नहीं गिरी और वो फिर रुक गया। सिवान में बगीचे में पेड़ से एक युवक का शव लटका हुआ मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान वीरेंद्र सिंह के रूप में की। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई। पूरा मामला बड़हरिया थाना क्षेत्र के सदरपुर गांव का है। सुबह में रात में घरे रहूँ? हाँ, रात में 12 बजे घर है। सुबह में क्या है? हाँ, अब रात में कब आए थी क्या भइल बा के कौन पता थोड़े बा। क्या लगा था ये किस तरह की घटना भइल बा? कुछ नहीं बुझाते क्या। प्रशासन पहुँचल है? प्रशासन जांच पड़ताल करत है। हाँ। और वहीं ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश किया है। मामला पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट से म्यांमार तक पैसों के अवैध लेन देन से जुड़ा बताया जा रहा है। जांच के तहत मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में 4 ठिकानों पर ईडी की बड़ी छापेमारी हुई है। जानकारी के मुताबिक ड्रग्स के कारोबार से कमाई गई रकम शेल कंपनियों के जरिए विदेश भेजी जा रही थी। तो वहीं इस पूरे नेटवर्क में दिल्ली कनेक्शन भी सामने आया है, जहां एनसीबी पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। जादूगोड़ा में यूरेनियम मजदूर संघ के 16वें अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन में संगठन की नई कार्यकारिणी का गठन करते हुए कई महत्वपूर्ण पदों पर चुनाव हुआ। मुकेश कुमार को आगामी कार्यकाल के लिए महामंत्री और आनंद महतो को अध्यक्ष चुना गया। बैठक में श्रमिकों की समस्याओं, कल्याण योजनाओं और अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने मजदूर हितों की रक्षा और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। जादूगोड़ा में फिट इंडिया स्वस्थ इंडिया अभियान के तहत सीआईएसएफ की ओर से जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। यूसीआईएल की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ जवानों ने उत्साह के साथ इस अभियान में हिस्सा लिया। रैली का उद्देश्य लोगों को फिटनेस, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना था।
महिला इंस्पेक्टर ने नियमित व्यायाम और साइकिल चलाने के महत्व पर जोर दिया, तो वहीं स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण के लिए सकारात्मक कदम बताया। साइकिल रैली के लिए था कि हेल्थ विथ अपना फिटनेस के साथ आप लोग साइकिल चलाए, फिट रहे, यही एक संदेश है सबको को। थैंक यू। और मोदी जी का जो आह्वान है कि ईंधन बचाना, उसको लेके भी कुछ पहल होना है क्या? हाँ, वैसा ही कि लोगों को प्रमोट करना कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिट भी रहे और हो सके तो साइकिल में सफ़र करें। उज्जैन में जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। जूनियर, सीनियर और मास्टर्स वर्ग के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। खास बात यह रही कि करीब 20 साल बाद विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार राशि प्रदान की गई। नगर निगम सभापति कलावती यादव ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेलों को बढ़ावा देने का भरोसा दिलाया। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वाधान में 4 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन था, जिसमें अंडर 9 से लेके अंडर 19 कैटेगरी तक सारे सिंगल्स मैचेस थे। उसके बाद 21 से लेके 60+ तक डबल्स और सिंगल्स दोनों मैचेस थे। यूडीवे का लास्ट टूर्नामेंट डे था, जिसमें कार्यक्रम की मुख्य अतिथि निगम सभापति आदरणीय दीदी श्रीमती कलावती जी यादव उपस्थित थी और हमारे यूडीबीए के प्रेसिडेंट वैभव भैया भी उपस्थित थे, जिसमें इन लोगों ने सारे सिंगल्स और डबल्स के मैचेस भी देखे। और इन्हीं खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए आज की खबर के साथ। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।